हल्दी घाटी की लड़ाई। क्या वजह है कि 500 साल बाद भी इस लड़ाई का नतीजा इस कदर मुतनाज़े है? आखिर इस लड़ाई में कौन जीता था? क्या इस लड़ाई में मान सिंह की कमांड में मुगल फोर्सेस ने राजपूतों को शिकस्त दी, या फिर इस जंग का नतीजा कुछ और ही था? क्या यह मुगलों की राजपूतों से लड़ाई थी या फिर राजपूतों की राजपूतों से? क्या इस लड़ाई से फैक्ट और फिक्शन को अलग अलग किया जा सकता है? इस लड़ाई के रिजल्ट के हवाले से हिस्टोरिकल सोर्सेज क्या कहते हैं? हल्दी घाटी की लड़ाई में क्या हुआ था, जानिए इस वीडियो में। आज से 500 साल पहले हल्दी घाटी या हल्दी घाट में मान सिंह की कमांड में मुगल फोर्सेस और महाराणा प्रताप की क़यादत में मेवाड़ की फोर्सेस आपस में टकराईं। हिंदुस्तान में होने वाली ये वो लड़ाई थी जिसके नतीजे पर आज 500 साल बाद भी बहस होती है और ये सवाल पूछा जाता है कि आखिर ये जंग कौन जीता था। इस जंग के हवाले से इतनी डिबेट क्यों है? अकबर और महाराणा प्रताप के दरमियान क्या दुश्मनी थी? अकबर ने मान सिंह को मेवाड़ में इस कैंपेन के लिए क्यों चुना? ये दोनों इतराफ के लिए ऑनर की लड़ाई क्यों बन गई? दोनों तरफ की फौजों ने ये जंग कैसे लड़ी और इसका रिजल्ट क्या रहा, ये इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ज़रा उस माहौल को समझ लेते हैं जिसमें मान सिंह के अंडर ये मुगल फोर्सेस और मेवाड़ के महाराणा प्रताप की फौजें एक दूसरे के आमने सामने आई थी। 16वीं सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में मुगल तख्त पर शहंशाह अकबर बैठा था और यह अकबर का ही दौर था जिसमें मुगल सल्तनत अपनी पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल पीक पर पहुंची। उस वक्त यहाँ मौजूदा दौर की तरह सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट का निज़ाम नहीं था। कई स्टेट्स थी जिनको राजे महाराजे दिल्ली के तख्त पर बैठे बादशाह के वेसल के तौर पर रूल करते थे। जो राजे इस अरेंजमेंट को कबूल नहीं करते उनके इलाकों पर फौजकुशी की जाती थी और फिर दिल्ली से वहाँ गवर्नर लगा दिया जाता या फिर उसके ही किसी मुखालिफ या रिश्तेदार को उसकी जगह बिठा दिया जाता ताकि वो वफादार रहे। ये एक ऐसा सेटअप था जो सदियों से चला आ रहा था। अकबर का तरीक़ाकार अपने से पहले आने वाले मुगल बादशाहों से कदरे मुख्तलिफ था। वो अलायंसेज और पार्टनरशिप्स में बिलीव करता था। जादूनाथ सरकार का लिखना है कि वो सारे हिंदुस्तान को इकट्ठा करना चाहता था। उसके अलायंस में आने वालों के साथ उसकी पॉलिसी बहुत जनरस होती थी, लेकिन जो नहीं आता था उसे क्रश कर दिया जाता था। ये मुकम्मल सब्जुगेशन से ज़्यादा इफेक्टिव स्ट्रेटजी थी। इसी वजह से बहुत सी राजपूत किंगडम्स इस राजपूत मुगल अलायंस का हिस्सा बन गई। इन रियासतों में राजपूतों की एक बड़ी रियासत अंबर या आमिर भी शामिल थी और अकबर के इस अलायंस को ज्वाइन करने वालों में उसका राजा भगवान दास और उसका बेटा मान सिंह भी शामिल थे। मान सिंह कछवाहा डायनेस्टी से था जो रियासत आमिर के हुक्मरान थे, जो कि अब जयपुर का इलाका है। वो दिसंबर 1550 में पैदा हुआ। राजपूतों में से अकबर के अहम तरीन एलाइज में शुमार होते थे। भगवान दास की बहन मरियम ज़मानी, जिन्हें जोधाबाई भी कहा जाता है, उनकी शादी अकबर से 1562 में हुई थी। यही वो वक्त था जब भगवान दास ने अकबर के दरबार में अपनी जगह बना ली। भगवान दास की बेटी और मान सिंह की बहन की शादी भी शहजादा सलीम यानी मुगल बादशाह जहांगीर से हुई। अगरचे ये अलायंस राजपूत और मुगल दोनों के लिए ही फ़ायदेमंद थे, लेकिन हर राजपूत रियासत भी ऐसी नहीं थी जो इन अलायंसेस को इस एंगल से देखती थी, और इन रियासतों में मेवाड़ भी शामिल थी। मेवाड़ राजस्थान की एक लीडिंग स्टेट थी जिसका कैपिटल चित्तौड़ था। मेवाड़ के हुक्मरान अपने आप को राजपूत ऑनर के गार्डियन भी समझते थे। प्रताप सिंह या महाराणा प्रताप का ताल्लुक मेवाड़ के राजपूतों की सिसोदिया डायनेस्टी से था। इनके बाप का नाम राणा उदय सिंह था जो कि मेवाड़ के राणा सांगा का बेटा था। राणा सांगा वही था जिसने खानवा की मशहूर लड़ाई में बाबर का मुकाबला किया था और राजपूत अलायंस को लीड किया था। उदय सिंह के 24 बेटे और 20 बेटियां थीं और प्रताप सबसे बड़ा बेटा था। कहा जाता है कि राणा उदय सिंह के बाद उसकी रानी धीरबाई अपने बेटे जगमल को राजा बनाना चाहती थी और डेथ बेड पर उदय सिंह ने उसे जानशीन भी नामजद कर दिया था, लेकिन इसके रिश्तेदारों और दरबारियों ने ऐसा होने नहीं दिया। 1572 में उदय सिंह की वफ़ात के बाद प्रताप सिंह मेवाड़ का राजा बना और महाराणा कहलाया। होली के दिन गोगंदा में प्रताप सिंह के सर पर मेवाड़ का ताज रखा गया। उसके मेवाड़ का हुक्मरान बनने पर जगमल सिंह अजमेर चला गया और उसने कसम खाई कि वो प्रताप सिंह से इसका बदला लेकर रहेगा। उसने अकबर को ज्वाइन कर लिया जिसने उसे जहाजपुर में जागीर दे दी। 1567 में उज़्बेकों की बगावत से फारिग होने के बाद अकबर की नज़रें राजपूत स्टेट्स पर थीं, जहां अभी भी उसकी हुक्मरानी को मुकम्मल तौर पर कुछ स्टेट्स ने तस्लीम नहीं किया था। मेवाड़ का इलाका सिसोदिया हुक्मरानों के अंडर ही था। उस वक्त अकबर का एक बड़ा मकसद गुजरात के लिए
अपने रास्ते को साफ करना भी था और ऐसा करने के लिए ज़रूरी था कि उसकी फ़ौजों को मेवाड़ से सेफ पैसेज मिले। गोपीनाथ शर्मा के मुताबिक अकबर के कुछ कोर्ट हिस्टोरियंस का यह भी कहना है कि राणा उदय सिंह ने एक अफगान बागी लीडर बाज बहादुर को पनाह दी थी, जिसने अकबर को इस तरफ आने का जवाज़ फराहम कर दिया। जब अकबर आगरा से फौज लेकर चित्तौड़गढ़ की तरफ बढ़ा तो चित्तौड़ का किला उस वक्त जयमल राठौर के पास था। ये बहुत मजबूत किला था। अक्टूबर 1567 में उसने किला का मुहासरा कर लिया, जो 4 माह जारी रहा। राजपूतों ने शदीद रेजिस्टेंस दी, लेकिन 23 फरवरी 1568 को होली के दिन इस किले पर मुगल फोर्सेस ने कब्जा कर लिया। अकबर की ये कैंपेन और फतह दीगर राजपूत रियासतों के लिए भी एक सख्त पैगाम थी। उदय सिंह के बाद प्रताप सिंह मेवाड़ का हुक्मरान बना तो अकबर को लगा कि अब शायद मेवाड़ और मुगल रिलेशंस में कोई बेहतरी लाई जा सकती, इसलिए अकबर ने पहले डिप्लोमेसी से काम लेने का फैसला किया। अकबर की कोशिश थी कि बाकी राजपूत स्टेट्स की तरह मेवाड़ को भी अपने फोल्ड में लाया जाए, और इसके लिए अगर डिप्लोमेसी से काम निकल आए तो जंग की क्या जरूरत। अकबर ने उस वक्त जगमल और प्रताप के दरमियान मेवाड़ की हुक्मरानी के लिए लड़ाई में भी इंटरवीन करने से गुरेज किया था। अकबर ने सबसे पहले जलाल खान कुर्ची को इस मकसद के लिए भिजवाया, लेकिन वो नाकाम रहा। इसके बाद अकबर ने यह काम मान सिंह के जिम्मे लगाया। अकबर का ख्याल था कि शायद एक राजपूत दूसरे राजपूत को कन्विंस करने में कामयाब हो जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। कहा जाता है कि अप्रैल 1573 में मान सिंह मेवाड़ पहुंचा तो महाराणा प्रताप ने उदयपुर में झील के किनारे एक दावत का एहतमाम किया, लेकिन महाराणा प्रताप ने सर में दर्द के बहाने इस दावत में शिरकत नहीं की। जेम्स टॉड ने अपनी किताब एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में लिखा है कि मान सिंह ने कहा कि मुझे सर में दर्द का बहाना अच्छी तरह से मालूम है। मैं उस वक्त तक एक नवाला भी अपने मुंह में नहीं डालूंगा जब तक प्रताप मेरे सामने थाली नहीं रखेगा, फिर हम एक थाली में साथ मिलकर खाएंगे। लेकिन महाराणा प्रताप ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि वो ऐसे राजपूत के साथ खाना नहीं खा सकते जिसने अपनी बुआ को शादी में तुर्कों को दे दिया। इस पर मान सिंह ने गुस्से में दावत से उठते हुए कहा कि हमने तुम्हारी इज्जत की खातिर अपनी इज्जत कुर्बान कर दी। अगर मैंने तुम्हारा सर न झुका दिया तो मेरा नाम भी मान सिंह नहीं। इस पर महाराणा प्रताप, जो उसी लम्हे वहां पहुंचा था, उसने कहा कि अगली दफा आना तो अपने फूफा को साथ लेकर आना। इसके बाद मान सिंह के बाप राजा भगवान दास को भी भिजवाया गया। अबुल फजल का लिखना है कि मामला यहां तक आगे चला गया कि प्रताप सिंह ने अपने बेटे अमर सिंह को मुगल कोर्ट में भी भिजवा दिया और वो खुद भी जाना चाहता था, लेकिन ये सिर्फ अबुल फजल का ही दावा है, दीगर हिस्टोरियंस इसकी तायद नहीं करते। बहरहाल हालात जो भी थे, भगवान दास का मिशन भी फेल हो गया। एक आखिरी कोशिश राजा टोडरमल के जरिए की गई, जिसे मेवाड़ भिजवाया गया, लेकिन ये कोशिश भी नाकाम हो गई। ऐसा लग रहा था कि इन दोनों के दरमियान मामला तय करने का वाहिद तरीका अब जंग ही बचा था। महाराणा प्रताप उस वक्त कुंभलगढ़ के किले में था और उसकी बेस गोगंदा थी। 1576 के आगाज में मुगल फोर्सेस ने मान सिंह की कमांड में गोगंदा की तरफ मार्च शुरू किया। मुगल फौज की कमांड मान सिंह को देने की एक वजह यह भी थी कि इससे पहले भगवंत सिंह और मान सिंह ही महाराणा प्रताप के साथ नेगोशिएशंस के अमल में शामिल रहे थे। मान सिंह अगरचे यंग था, लेकिन एक ब्रिलियंट मिलिट्री कमांडर था, जो उसने इस जंग के बाद अपने आने वाली कैंपेन्स में भी साबित किया। जहां एक तरफ मुगल फौज को सल्तनत के रिसोर्स की बैकिंग हासिल थी, वहीं महाराणा प्रताप के पास एक लोकल होने की वजह से एडवांटेज भी था। मेवाड़ उसकी टेरेन थी जहां आकर ये मुगल फोर्सेस लड़ाई लड़ने वाली थी। उसने हल्दी घाटी में इन मुगल फोर्सेस का मुकाबला करने का फैसला किया। गोगंदा से 23 किलोमीटर दूर हल्दी घाटी का ये मकाम है, जो कि खमनोर को अरावली पहाड़ी रेंज से अलग करता है। इस जगह का नाम इसके पत्थरों की वजह से है, जिनका रंग और मिट्टी हल्दी की तरह पीले रंग की है, और इसी वजह से इसे हल्दी घाटी कहा जाता है। ये एक स्ट्रेटेजिक चॉइस थी। हल्दी घाटी एक नैरो माउंटेन पास है। एक तंग रास्ते की वजह से यहाँ किसी बड़ी फौज का छोटी फौज को घेरे में लेने का चांस भी कम था। एक महदूद पैमाने पर इस लड़ाई में किसी बड़ी फौज के लिए फॉर्मेशन भी मुश्किल होती, और जो एडवांटेज उसे नंबर्स की वजह से मुखालिफ फौज पर हासिल हो सकता था वो यहाँ ना मिलता। ये जगह डिफेंस के लिए आसान थी और किसी भी एडवांसिंग आर्मी के लिए एक किलिंग जोन बन सकती थी। ये राजस्थान की गर्मियों के तपते हुए दिन थे जब 18 जून 1576 की सुबह ये दोनों फौजें एक दूसरे के आमने सामने आई। मेवाड़ की फौज के बारे में मेवाड़ी ट्रेडिशंस का कहना है कि इनकी तादाद 20,000 थी, जबकि मान सिंह की फौज की तादाद 80,000 थी। जादूनाथ सरकार का कहना है कि ये एग्जैजरेटेड नंबर्स हैं।
रेशो यही थी, लेकिन असल तादाद कम थी। उसका लिखना है कि मान सिंह की फौज की तादाद 10,000 के करीब थी, जिसमें से 4,000 कचवाहा के राजपूत थे, 1,000 के करीब हिंदू थे और 5,000 मुसलमान थे। सतीश चंद्रा का कहना है कि मान सिंह की फौज की तादाद 5 से 10,000 के दरमियान थी, जिसमें मुगल और राजपूत दोनों ही शामिल थे। मुगलों के पास इस जंग में कोई आर्टिलरी नहीं थी, लेकिन कुछ बंदूकची ज़रूर थे, लेकिन इनकी तादाद भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी। अब्दुल कादिर बदायूनी का कहना है कि राजपूत फौज में 3,000 घुड़सवार थे और 400 तीरंदाज थे, जिनकी क़यादत राणा पूंजा कर रहा था, लेकिन उसने इस फौज में किसी इन्फेंट्री का जिक्र नहीं किया। दोनों तरफ की फौज के पास हाथी भी थे। इस लड़ाई में राजपूत फौज की कमांड महाराणा प्रताप के पास थी, जो इस फौज के सेंटर में अपने 1300 सिपाहियों के साथ खड़ा था। इस फौज के आगे हाकिम खान सूरी का 800 सिपाहियों का एक दस्ता था, जिसमें अफगानों के साथ भीम सिंह, जयमल का बेटा रामदास राठौर भी शामिल थे। इसके राइट विंग की कमांड ग्वालियर का रामशाह तोमर कर रहा था। लेफ्ट विंग, जिसमें 400 सिपाही शामिल थे, उसमें बीदा झाला और उसके झाला कबीले के लोग शामिल थे। इस फौज के सबसे पीछे भील तीर अंदाज थे। मुगल फौज की कमांड खुद मान सिंह के पास थी। उसकी फौज के आगे खड़े 85 सिपाहियों के एक दस्ते की कमांड बरहा का सैयद हाशिम कर रहा था। इसके बाद उसकी फौज का हर अव्वल दस्ता मुगलों और राजपूत सिपाहियों का था। इनमें कचवाहा के राजपूत शामिल थे, जिनकी कमांड जगन्नाथ के पास थी, और मुगल दस्तों की कमांड बख्शी अली आसिफ खान के पास थी। इसके बाद एडवांस रिजर्व दस्ते थे, जिनकी कमांड माधो सिंह कचवाहा के पास थी, और फिर मान सिंह खुद इस फौज के सेंटर में मौजूद था। मुगल फौज के लेफ्ट विंग की कमांड मुल्ला काजी खान और सांभर के राव लंकारन के पास थी। इसमें फतेहपुर सीकरी के शेखजादे भी शामिल थे। जादूनाथ सरकार का कहना है कि मुगल फौज का सबसे मजबूत हिस्सा इसका राइट विंग था, जिसमें बरहा के सैयद शामिल थे। इस फौज के पीछे दस्ते में मेहतर खान अपने सिपाहियों के साथ खड़ा था। 18 जून को सूरज निकलने के 3 घंटे बाद इस लड़ाई का आगाज़ हुआ। अफगान सरदार हाकिम खान सूरी की कमांड में अफगानों और रामदास की कमांड में राजपूतों ने एक भरपूर हमला किया। अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है कि इन अफगानों के हमले बहुत ज़ोरदार थे और इस हमले में मुग़ल फोर्सेस का खासा नुकसान हुआ। इस गुजरगाह के तंग रास्तों की वजह से मुग़ल फोर्सेस के पास कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थी। इसके बाद राजा राम शाह और भामा शाह के हमलों ने भी मुग़ल लेफ्ट विंग को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। महाराणा प्रताप के पास नंबर्स कम थे। उसे मालूम था कि अगर उसके पास कोई मौका है तो वो इसी पहले हमले में होगा। जादूनाथ सरकार का कहना है कि उसने अपना सब कुछ पहले हमले में ही दांव पर लगा दिया और उसके पास रिजर्व या इमरजेंसी के लिए कोई दस्ते नहीं थे। इन हालात में मुग़ल फोर्सेस के लिए उनके राइट विंग ने बड़ा अहम किरदार अदा किया और वो इस राजपूत चार्ज के आगे डटे रहे। इस विंग में लड़ने वाले बरहा के सैयद थे। जादूनाथ सरकार का लिखना है कि बीदा झाला के ज़ोरदार हमलों के बावजूद ये बड़ी बहादुरी से डटे रहे, लेकिन ये स्टैंड था जो काम कर गया। माधो सिंह कचवाहा की कमांड में मुग़ल फौज के एडवांस रिजर्व दस्तों को इतना मौका मिल गया कि वो आगे आ गए और अगले दस्तों को सपोर्ट देने लगे। इस जारी लड़ाई में अब काजी खान और सैयद हाशिम भी शामिल हो गए। यूँ मुग़लों की डिफेंस लाइन फिर से मुस्तहकम हो गई। मेन लड़ाई अब सेंटर में हो रही थी, जहां पर महाराणा प्रताप और मान सिंह दोनों ही अपने दस्तों के साथ एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। इस लड़ाई में एक तरफ मेवाड़ के सिसोदिया और दूसरी तरफ आमेर के कचवाहा थे। ये राजपूत वर्सेस राजपूत बैटल बहुत शदीद थी। जादूनाथ सरकार का लिखना है कि ये एक सिविल वॉर की तरह था, जहां एक ही नस्ल के लोगों के दरमियान नाकाबिले बयान हद तक नफरत और गुस्सा था। ये एक दूसरे को ताने दे रहे थे और इस मैदान का रुख बार बार तब्दील हो रहा था। पहले चार्ज के बाद अब सिसोदिया राजपूतों का जोर कम पड़ने लगा था। एक डेडलॉक लग रहा था। महाराणा प्रताप के पास वक्त कम था और इस लड़ाई में अब हाथी ही बचे थे जो इस सूरत हाल में उसे कोई एडवांटेज दे सकते थे या उसकी फौज के लिए आगे का रास्ता क्लियर करा सकते थे। इसके बाद हल्दी घाटी की लड़ाई की खास बात यहाँ होने वाली हाथियों की लड़ाई थी। महाराणा प्रताप ने अपना मशहूर हाथी लूना आगे भेजा तो मान सिंह ने अपने हाथी गजमता को उसका मुकाबला करने के लिए आगे कर दिया। दोनों हाथियों की लड़ाई के दौरान मुगल फोर्सेस ने लूना के महावत को निशाना बना डाला और यूं वो वापस मुड़ गया। उसी वक्त राजपूत फौज एक और मशहूर हाथी राम प्रसाद को आगे ले आई, जिसने आगे बढ़ते हुए मान सिंह की फौज के कई सिपाहियों को उड़ा कर रख दिया। लेकिन उस वक्त 2 मुगल हाथी गजराज और रन मदार उसका मुकाबला करने के लिए आगे बढ़े। राम प्रसाद के महावत को भी एक तीर लगा और वो नीचे गिर पड़ा।
उस वक्त हुसैन खान, जो कि मुगल फौज के हाथियों का फौजदार था, वो छलांग मारकर राम प्रसाद पर बैठ गया और उसने हाथी को अपने कब्जे में ले लिया। जादूनाथ सरकार का लिखना है कि दोनों तरफ की फौजों की बहादुरी बेमिसाल थी। उसका यह भी लिखना है कि लड़ाई के दौरान दोनों कमांडर्स ही एक दूसरे के नज़दीक आए, लेकिन इतना करीब नहीं कि एक दूसरे से इनका मुकाबला होता। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस का लिखना है कि महाराणा प्रताप और मान सिंह एक दूसरे के सामने भी आए थे। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक और मान सिंह अपने हाथी मर्दाना पर सवार था। महाराणा प्रताप ने एक नेज़े से मान सिंह पर हमला किया। रीमा आहूजा का लिखना है कि यह नेज़ा मान सिंह की बजाय महावत को लगा और वो वहीं मारा गया। उसी वक्त मान सिंह के हाथी की सूंड में लगी तलवार ने चेतक के पैरों को बुरी तरह जख्मी कर दिया। राम वल्लभ सोमानी का लिखना है कि माधो सिंह कछवाहा के एक वार से महाराणा प्रताप भी जख्मी हो गए। मान सिंह एक नौजवान तो था, लेकिन एक अच्छा जर्नैल था। उसे सूरत हाल को असेस करना आता था और उसे मालूम था कि इस पहले चार्ज के अलावा महाराणा प्रताप के पास नंबर्स नहीं होंगे। ये कैलकुलेटेड रिस्क था, लेकिन उसका अंदाज़ा सही था। जब मेवाड़ के हमलों का जोर टूटने लगा तो माधो सिंह कछवाहा के रिजर्व दस्तों ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। इनके तीर अंदाजों ने भी अब हमले शुरू कर दिए। आसमान पर से तीरों की होने वाली बारिश में महाराणा प्रताप जख्मी हो गया। उसे पहले नेज़े का जख्म भी लग चुका था। लड़ाई में और शिद्दत आ गई। इस लड़ाई की कैजुअल्टीज में रामदास राठौर और राम शाह भी शामिल थे। इस काउंटर चार्ज में अब मुगल फौज ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। दोपहर का वक्त हो चुका था। सिसोदिया सिपाहियों को लड़ते हुए अब 6 घंटे गुजर चुके थे और मैदान में गर्मी की शिद्दत से वो नढाल हो रहे थे। इनके 3 इतराफ अब मुगल फोर्सेस मौजूद थी। जादूनाथ सरकार का लिखना है कि इसी दौरान ये अफवाह फैल गई कि शहंशाह अकबर खुद अपनी फौज के साथ अब मैदान की तरफ बढ़ रहा है। अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखा है कि यह सुनते ही मुगल फौज का हौसला बढ़ गया और वो मैदान से जाने की बजाय फिर से राजपूतों से लड़ने आ गई। उसका लिखना है कि इस अफवाह ने राजपूतों की हिम्मत तोड़ दी। इस मौके पर महाराणा के साथियों ने उसे जंग के मैदान से निकल जाने का मशवरा दे दिया। झाला सरदार बीदा ने महाराणा प्रताप सिंह के सर से उसकी शाही छतरी ली और मुगल फोर्सेस की जाने बढ़ गया। मैदान में इस छतरी के साथ उसे देखकर मान सिंह की फौज को लगा कि ये महाराणा प्रताप ही है। वो तो जैसे इस मौके का ही इंतजार कर रहे थे और उस पर टूट पड़े। इस लड़ाई में बीदा झाला भी मारा गया। रीमा आहूजा का लिखना है कि बीदा झाला के अजदाद अजा झाला ने भी इसी तरह से लड़ते हुए प्रताप के दादा राणा सांगा की जान बचाई थी। उनका यह भी लिखना है कि इस बहादुरी ने महाराणा प्रताप को मैदान से जाने का वक्त दे दिया। महाराणा प्रताप सिंह का घोड़ा चेतक जख्मी होने के बावजूद उसे उठाकर मैदान से दूर ले जाने में कामयाब हो गया। अब राजपूत फोर्सेस को भी अंदाज़ा हो रहा था कि मैदान उनके हाथ से निकल रहा था और वो इस मैदान को होल्ड नहीं कर सकती थी। राम वल्लभ सोमानी का लिखना है कि झलामान के बाद मेवाड़ के सिपाहियों ने वहां से जाना शुरू कर दिया। जादूनाथ सरकार का लिखना है कि मेवाड़ की बाकी फौज घाटियों और पहाड़ियों के रास्ते से निकल गई। इस लड़ाई की ड्यूरेशन के हवाले से भी मुख्तलिफ अंदाजे हैं। एक एस्टिमेट है कि ये 3 से 4 घंटे चली। एक रवायत यह है कि इस जंग के बाद मान सिंह ने मेवाड़ के वहां से जाते हुए ट्रुप्स का पीछा ना करने का फैसला किया और रीमा आहूजा का कहना है कि उसने ऐसा महाराणा प्रताप के लिए आउट ऑफ रिस्पेक्ट किया। लेकिन निजामुद्दीन ने तबकात अकबरी में लिखा है कि मुगलों ने भागते हुए राजपूतों का पीछा किया और इनमें से बहुत सौ को मार गिराया। हल्दी घाटी छोड़ने के बाद महाराणा प्रताप गोगंदा के मगरिब में वाक़े एक कस्बे कुलियारी पहुंचे, जहां उनके जख्मी फौजियों का इलाज किया जा रहा था। प्रताप सिंह को अंदाजा था कि मुगल फौज फौरन ही गोगंदा के किले की जानिब आएगी और उसने फौरी तौर पर किले में रहने वाले लोगों और अपनी फैमिली को दूसरी तरफ भेज दिया। मुगल फोर्सेज ने गोगंदा के किले पर कब्जा कर लिया। मुगल सोर्सेज के मुताबिक इस जीत की खबर महाराणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद के साथ शहंशाह अकबर को भिजवाई गई। इस जंग में हुई कैजुअल्टीज़ के हवाले से मुख्तलिफ फिगर्स हैं। अबुल फजल और निजामुद्दीन के मुताबिक मुगल कैजुअल्टीज़ की तादाद 150 थी और 350 जख्मी हुए, जबकि मेवाड़ की कैजुअल्टीज़ 500 के करीब थी। बदायूनी का लिखना है कि इस लड़ाई में 500 लोग मारे गए, जिनमें से 120 मुसलमान थे। जादूनाथ सरकार का लिखना है कि 150 मुगल सिपाही मारे गए और 350 जख्मी हुए। मेवाड़ के मरने वाले सिपाहियों की तादाद 350 के आसपास थी। जादूनाथ सरकार का यह भी लिखना है कि मेवाड़ी सोर्सेज का खुद ये कहना है कि इनकी कैजुअल्टीज़ की तादाद 1600 के आसपास थी। राजस्थानी सोर्सेज ने क्योंकि फ़ौज की तादाद भी ज़्यादा लिखी थी, इसलिए स्केल ऑफ कैजुअल्टीज़ भी उसी हिसाब से था। उनका कहना है कि इस जंग में 20,000 लोग मारे गए।
नंबर कोई भी था, लेकिन मरने वालों में राजपूत ज़्यादा थे। इसकी एक वजह यह भी थी कि दोनों तरफ की फ़ौजों में राजपूत शामिल थे। इस जंग में ज़ख्मियों की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी। कहा जाता है कि मरने वालों की निस्बत इनकी तादाद 3 गुना ज़्यादा थी। इस लड़ाई के कुछ ही देर बाद सितंबर 1576 में अकबर खुद यहाँ फौज लेकर आया और उसने गोगंदा, उदयपुर और कुंभलगढ़ पर कब्जा कर लिया। उन्हें मुगल इलाकों में शामिल कर लिया। महाराणा प्रताप की अकबर के खिलाफ गुरिल्ला वॉरफेयर भी जारी रही। मेवाड़ के इलाकों पर इसके बाद भी मुगल हमले होते रहे। इन हमलों की कमांड एक और मशहूर मुगल कमांडर शहबाज खान कंबो ने भी की। 1585 के बाद अकबर का इंटरेस्ट भी इन राजपूत रियासतों की अमलदारी में कम हो गया था। इस बात ने महाराणा प्रताप को भी मौका दे दिया, जिसने अपनी कई टेरिटरीज को रिकवर कर लिया, लेकिन चित्तौड़ और मांडलगढ़ मुगलों के अंडर ही रहे। बहरहाल मेवाड़ मुगलों के लिए एक ट्रबल्ड स्पॉट रहा और ये जहांगीर का दौर था, जब फरवरी 1615 में राणा अमर सिंह और शहंशाह जहांगीर के दरमियान मुआहदा हुआ, जिसके नतीजे में तवील जंग का खात्मा हुआ। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप सिंह का इंतकाल शिकार के दौरान लगने वाली चोटों की वजह से हुआ। उसके बाद उसका बेटा अमर सिंह राजा बना। भवान सिंह राणा का अपनी किताब में लिखना है कि उसने अपने बेटे को मरते वक्त वसीयत की थी कि मुगलों के सामने कभी ना झुकना और चित्तौड़ वापस लेने की कोशिश करना। इस लड़ाई के बाद महाराणा प्रताप राजपूत फोक लेजेंड्स का हिस्सा बन गया। मेवाड़ के राजपूतों के लिए ये राणा सांगा की लेगेसी की ही कंटिन्यूएशन थी और खानवा की लड़ाई के बाद हल्दी घाटी उसी राजपूत रेजिस्टेंस की कंटिन्यूएशन थी। ये लेगेसी इसलिए भी अहमियत रखती थी कि ऐसे वक्त में जब मुग़ल ताकतवर हो चुके थे और बहुत से राजपूत नए सेटअप में मुग़ल अलायंस को पहले ही ज्वाइन कर चुके थे, उस वक्त भी महाराणा प्रताप ने मुग़लों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। महाराणा प्रताप पॉलिटिकली राजपूतों का सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बन गए और आज भी हैं। महाराणा प्रताप का फिगर कल्चरली भी राजपूतों के लिए अहम हो गया, क्योंकि वो उनकी मार्शल वैल्यूज़, ऑनर और डिफाइंस की स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता था। इसलिए कई जगह ये फिगर लार्जर देन लाइफ भी दिखाई देता है। फिर इस राजपूत लेजेंड में 5 सदियों की हिंदू वर्सेस मुस्लिम हिस्ट्री शामिल हो गई और फैक्चुअल से ज़्यादा फोकस इसके सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस पर हो गया। इसीलिए ये मामला कई जगहों पर बड़ा हसास माना जाता है। इस लड़ाई के बाद मुग़ल और भी मजबूत हो गए। चित्तौड़ पर कब्जा मुग़ल सल्तनत का आसपास के राजपूतों के लिए एक सख्त पैगाम था कि अगर मेवाड़ जैसी मजबूत रियासत उनके सामने ठहर नहीं सकी तो फिर उनका भी चांस कम है। अकबर ने किसी भी मुमकिन राजपूत अलायंस या कन्फेडरेसी के चांसेस को ख़त्म कर दिया था, क्योंकि अगर उन्हें कोई लीड कर सकता था तो वो महाराणा प्रताप और मेवाड़ ही था, जो इस जंग के बाद अब ऑन दी रन था और उसके पास मुग़ल रेजिस्टेंस के लिए गुरिल्ला वॉरफेयर की ऑप्शन ही बची थी। अकबर ने राजपूतों के हवाले से जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई वो इसके बाद भी जारी रही और ये मुग़ल गवर्नेंस का एक कॉर्नर स्टोन था। मुग़ल एक्सपेंशन जारी रही और उनका तख्त मजबूत होता रहा, सल्तनत फैलती रही। एक पॉइंट ऑफ व्यू जिस पर इस जंग के हवाले से कम बात होती है वो ये है कि इस जंग में दोनों तरफ मेनली राजपूत ही थे और ये एक तरह से राजपूत वर्सेस राजपूत कॉन्टेस्ट भी था। दोनों तरफ के कमांडर्स राजपूत थे, वॉरियर्स की ज़्यादा तादाद भी राजपूत थी, मरने वाले भी राजपूत थे, बचने वाले भी राजपूत थे, हारने वाले भी राजपूत थे और जीतने वाले भी राजपूत थे। अब आते हैं उस सवाल की तरफ कि इस जंग में किसकी जीत हुई और किसकी हार। देख लेते हैं कि हिस्टोरिकल सोर्सेज इस हवाले से क्या कहते हैं। हल्दी घाटी के बारे में हिस्टोरिकल सोर्सेज एक दूसरे से बहुत डिफर करते हैं। पहले तो कुछ कंटेम्प्रेरी सोर्सेज हैं जिन्होंने इस जंग का हाल देखा या लिखा। ये अकबर के दरबार के हैं। इनका फोकस जीत पर ज्यादा था, क्योंकि अकबर के जनरल मान सिंह और फौज ने महाराणा प्रताप को मैदान से जाने पर मजबूर कर दिया था और बस यही चीज मैटर करती थी। राजपूत कैजुअलिटीज भी ज्यादा थी। अबुल फजल का अकबरनामा में लिखना है कि यह मुगल जीत थी और इसके नजदीक टर्निंग पॉइंट वो था जब अफवाह फैली कि अकबर खुद फौज लेकर मैदान की तरफ बढ़ रहा था। अब्दुल कादिर बदायूनी इस जंग का एक आई विटनेस भी था। बदायूनी का मुंतखबुल तवारीख में लिखना है कि दोनों तरफ के राजपूत ही मैदान से चले गए थे, लेकिन मेहतर खान और उसके दस्तों ने आकर सूरत हाल को संभाला और मुगलों ने मैदान में कदम जमाए रखा। निज़ामुद्दीन ने तबकात अकबरी में लिखा है कि महाराणा प्रताप ने शदीद लड़ाई लड़ी और उसे जख्म भी आए। मान सिंह ने जब इस जीत की खबर दरबार को भिजवाई तो अकबर ने खुशी का इजहार किया और मान सिंह और दीगर को खिलतें और घोड़े बतौर इनाम भिजवाए। बरसगीर की तारीख से मुतालिक अब तक जो बेशतर तारीखी किताबें हैं उनमें यही लिखा है कि हल्दी घाटी की जंग में अकबर की फौज ने महाराणा प्रताप को शिकस्त दी थी। लेकिन कई मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियंस का कहना है कि अकबर को इस जंग से वो हासिल नहीं हुआ जो वो चाहता था। वो मेवाड़ को अपने कंट्रोल में लाना चाहता था, लेकिन मेवाड़ इसके बाद भी ट्रबल स्पॉट रहा। महाराणा प्रताप ने भी अपनी रेजिस्टेंस जारी रखी, ना वो पकड़ा गया और ना ही उसने मुगलों की
बतात कबूल की। इसलिए इस जंग को किसी भी तरह से अकबर की जीत नहीं कहा जा सकता। राम वल्लभ सोमानी का कहना है कि इस जंग में किसी भी साइड को मुकम्मल फतह नहीं मिली, ये जंग एक तरह से ड्रॉ थी। रीमा आहूजा का लिखना है कि ये किसी रियल विक्ट्री से कम थी, ये किसी भी साइड के लिए एक डिसाइसिव विक्ट्री नहीं थी। जादूनाथ सरकार ने इसे एक बैरन मुगल विक्ट्री लिखा है। डीएन झा और सतीश चंद्रा का पॉइंट ऑफ व्यू भी इसी के नज़दीक है। सतीश चंद्रा का लिखना है कि हल्दी घाटी की लड़ाई एट बेस्ट मकामी आज़ादी के प्रिंसिपल की एक असर्शन थी। फिर वो हैं जिनका मानना यह है कि महाराणा प्रताप ये जंग हारा नहीं बल्कि असल में ये जंग जीत गया था। बहुत से इंडियन हिस्टोरियन जिनमें डीएन झा, तनुजा कोठियाल और रीमा आहूजा इससे एग्री नहीं करते। नामवर हिस्टोरियन तनुजा कोठियाल का कहना है कि लोगों के एहसासात का ख्याल रखने के लिए तारीखी हकायक को नहीं बदला जा सकता। हम अक्सर इन लड़ाइयों को आज की सियासत के एंगल से देखने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से इनका रिजल्ट इतना मुतनाज़ हो जाता है। मुगल इसके बाद भी हिंदुस्तान के तख्त पर है, लेकिन महाराणा प्रताप की रेजिस्टेंस भी चलती रही। इस जंग में कौन जीता और कौन हारा, देखा जाए तो इस बात का इन्हिसार इस बात पर है कि आप किस चीज़ को जीत समझते हैं और किस चीज़ को हार। अगर तख्त पर कायम रहना जीत थी तो ये जंग मुगलों के नाम रही, और अगर रेजिस्टेंस ही मकसद था तो राजपूतों के नाम। वैसे आपके ख्याल में ये जंग कौन जीता? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पर क्लिक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।